हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज एवं शैल। हमारी पुस्तक चल रही है फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, शुरू करते हैं। ये इसका पहला वीडियो है। आज हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक, खनिज शैल, फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये हमारी पुस्तक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले खनिज और शैल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनमें क्या फ़र्क है, ये किस तरीके से बनते हैं, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम खनिजों की डेफिनेशन को हम जानेंगे और खनिजों की भौतिक विशेषताओं को जानेंगे। दैन उसके बाद हम खनिजों के प्रकारों के बारे में जानेंगे, जो आपकी बुक में धात्विक और अधात्विक, मेटलिक और नॉन मेटालिक जो है मिनरल्स हैं, उनके बीच में हम इनको क्लासीफाई करेंगे। तो ये सब हम पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो शैल है और उनके जो प्रकार हैं। 3 तरह की शैलें हैं, अग्नेक शैल, सेडिमेंट्री रॉक और कायातनिक। ये 3 तरह की चट्टानें हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है और पृथ्वी की बाहरी जो परत है उसके ऊपर ये तत्व ठोस रूप से मिलते हैं, और जो इनकी आंतरिक सतह है वहाँ पर आपको ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में ये खनिज मिलेंगे। पृथ्वी का जो लगभग 98% भाग है वो करीब 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम ये हैं। ये 8 तत्व हैं जो संपूर्ण पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, जो भूपृष्ठ है, उनका 98% बनाते हैं। और शेष जो बच जाएंगे लगभग 2% के आसपास, वो आपको टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल, इन प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तो अगर हम खनिज की डेफिनेशन की बात करें तो खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से होता है। इनमें से कोई भी 2 तत्व मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, खनिज बन जाएगा। तो खनिज की डेफिनेशन के तौर पर आप क्या बताओगे, खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है, खनिज। ये सारे खनिज हैं जितने प्रकार के, चाहे ये बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये सब खनिज हैं। तो ये सारे तत्व भिन्न प्रकार के खनिजों के मेल से ही बने हुए हैं, चाहे ये गैब्रोस, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन। तो ये रॉक के टाइप भी बता रखे, उन्हीं को ही इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है, तो उनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। अब अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज कोई भी 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो वो बन जाता है खनिज। तो खनिज जो है तत्वों की आपसी संयोजकता से कोई भी प्रकार का खनिज बनता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्व आपस में मिलते हैं, संयोजक होते हैं, तभी किसी नए प्रकार के खनिज का निर्माण होता है। तो स्थल मंडल का निर्माण जो मेनली जो है बहुत ही तत्वों की संख्या कम है जो इनको करती हैं, लगभग 8 हमने पढ़े हैं, लेकिन इनके संयोजकता का तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उसमें उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों में अंतर आ सकता है, तो जिससे जो है अनेक प्रकार की खनिजों की किस्में बनती हैं। भू प्रॉपर्टी पर कम से कम लगभग 2000 से ज़्यादा प्रकार के खनिज जो है पहचाने जा चुके हैं, और जिनमें अधिकतर जो है 6 खनिज ऐसे हैं जिनके संयोग से जितनी प्रकार की भी जो चट्टानें हैं, शैलें हैं, वो बनती हैं। तो इन खनिजों का निर्माण भी मैक्सिमम जो है 6 से 8 तत्वों से मिलकर बना है।
खनिज तो आपको उनकी अगर पहचान की बात करें तो लगभग आपको 2000 से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन सामान्यतः जो आ, जब दो या दो से अधिक खनिज मिलते हैं उनकी जो संयोजकता है वो आपको मैक्सिमम 6 खनिजों की ही मिलेगी, 8 से 6 खनिजों की मिलेगी, तो जिससे जो है भिन्न प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं। तो खनिज की परिभाषा के तौर पर अगर हम बात करें तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक और कार्बनिक, अब अकार्बनिक तत्व है। खनिज प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से बना है, कार्बनिक जिनमें कार्बन की मात्रा हो, अकार्बनिक जिनमें कार्बन की मात्रा ना हो। ऐसा कोई खनिज जिसमें कार्बन जो बाहर कार्बन से बना है या कार्बन मतलब जो जैविक अवस्था में आया है तो वो कार्बनिक होगा, और जो कभी जैविक अवस्था में नहीं आया वो अकार्बनिक होगा। तो प्राकृतिक तो है ही, तो कार्बनिक भी हो सकता है, जीव जंतुओं से भी पैदा हो सकता है और भिन्न प्रकार के अन्य तत्वों से भी ये मिलकर पैदा हो सकता है, जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होगी, निश्चित रासायनिक संगठन होंगे और भौतिक गुणधर्म होंगे। प्रत्येक खनिज में ये विशेषता आपको देखने को मिलेगी। यही इसकी डेफिनेशन है, जिनमें आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में। कोई भी तत्व है उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते हैं, तो वो उनकी परमाणुविक संरचना है। जैसे पहले कोश में 8 होंगे, फिर 2 होंगे, इस तरीके से वो कोश बने होते हैं। आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसी तरह से प्रत्येक खनिज की परमाणुविक संरचना होती है और एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होगा। एक निश्चित मात्रा में भिन्न प्रकार के खनिज मिले होंगे और जब वो मिलेंगे तो उनके भौतिक गुण धर्म भी अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार का कोई भी तत्व बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। तो एक बार इस डेफिनेशन को सबमिट कर लेते हैं। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म है। तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। और बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। और जैसे हम खनिज कहेंगे, कभी कभी आपको सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट कुछ ऐसे खनिज हैं जो एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी यहाँ पर अपवाद है। तो ये सारे क्या हैं? खनिज हैं। आगे अगर हम बात करें खनिजों की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। भौतिक विशेषताएं जो हैं वो स्वभाव पर आधारित हैं खनिजों की, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल का बाहरी रूप। तो जो क्रिस्टल का एक्सटर्नल जो है फॉर्म है वो आपको किसी भी आकार की जो मिल सकती है, वो घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार या प्रिज्म, किसी भी आकार में आपको खनिज जो है वो शेप लिए हुए आपको दिख सकता है, जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है। तो किसी भी प्रकार का आकार खनिज लिए हो सकता है और ये आकार जो है उनमें जो अणु हैं उनकी व्यवस्था के द्वारा तय होता है। खनिज के अंदर जो अणु हैं वो किस तरीके से आपस में एडजस्ट हुए हैं तो उन्हीं की आधार पर ये तय होता है। नेक्स्ट है विदलन। अब कुछ खनिजों की ऐसी भी विशेषता देखने को मिलती है जिसे हम विदलन या क्लेवेज कहेंगे। जब हम खनिज को तोड़ते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में टूटता है। एक निश्चित दिशा में टूटने की जो प्रवृत्ति है वो भी आपको जो खनिजों के बीच में अणुओं की व्यवस्था है वो तय करती है। और कई बार खनिज जो है एक दूसरे के समकोण पर टूट जाता है। तो अगर इस प्रकार के खनिज की विशेषता है तो उसे हम विदलन कहेंगे, क्लेव कहेंगे, जिस तरीके से आपको ये खनिज में देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक बिल्कुल राइट एंगल पर टूट रहा है, बिल्कुल चौरस तरीके से टूटा हुआ ये खनिज है। इसी तरह से अब देखिए इस प्रकार की विशेषता प्रत्येक खनिज में नहीं देखने को मिलती। कुछ ही ऐसे खनिज हैं जिनको जब हम तोड़ते हैं
तो वो एक निश्चित दिशा में या एक निश्चित आकार में टूटता है। इसी तरह ही जो नेक्स्ट है विभजन, फ्रैक्चर। जब हम बात करते हैं अव्यवस्थित तरीके से कोई भी खनिज है टूटता है, तो ऐसा तब होता है जब उनके बीच में अणुओं की जो व्यवस्था है वो इतनी बहुत ज़्यादा जटिल होती है। तो खनिज जो है अनियमित रूप से या किसी भी आकार में टूट सकता है। तो ऐसे खनिज की विशेषता जो होती है खनिजों में, उन्हें हम कहेंगे विभजन या फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चमक की, लेस्टर। तो कोई भी खनिज है उनका एक विशेष प्रकार का रंग या कलर में देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार के कलर के आधार पर आपको उस खनिज की चमक भी देखने को मिलेगी। प्रत्येक खनिज की कुछ अलग प्रकार की चमक होती है, जैसे मेटालिक, रेशमी, ग्लासी, इस प्रकार से। तो प्रत्येक खनिज की आपको कुछ विशेष प्रकार की चमक देखने को मिलेगी। तो ये भी एक प्रकार से खनिज की विशेषता है। आगे हम बात करते हैं कलर की। कुछ खनिज जो है इस प्रकार से होते हैं, इनका गहरा कलर होता है या लाइट कलर होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खनिजों की उनकी जो परमाणुिक संरचना है, जो उनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की जो बनावट है, तो उनके आधार पर होता है। तो उनके आधार पर आपको जो कोई भी जो खनिज है वो मेलाकाइट, एजुकाइट, एजुराइट और कैल्सोपराइट, तो इस प्रकार की बहुत सारी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलेंगी खनिज में, और उन्हीं अशुद्धियों के आधार पर खनिजों का कलर जो है वो तय होता है। अब जो खनिज है इनका कलर श्वेत सफ़ेद होगा, हरा हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है या पीले रंग का हो सकता है। तो उसमें कुछ न कुछ आपको या लालगी या बिल्कुल सफ़ेद सा दिखेगा आपको, या हरा दिखेगा, लाल दिख सकता है, किसी प्रकार का भी दिख सकता है। तो ये खनिजों का कलर भी आपको तय कर सकते हो, जो उनके बीच में मिलने वाली अशुद्धियों के कारण होता है। आगे अगर हम बात करें धारियों की, तो जब भी हम कोई भी रॉक को किसी पत्थर के ऊपर घिसाते हैं तो वो एक विशेष कलर की धारियाँ बना देते हैं। तो उसी को हम स्ट्रीक या धारियाँ कही जाएगी। तो कोई भी खनिज है उसके पाउडर को चाहे पीस लीजिए, तो किसी सफ़ेद वस्तु के ऊपर आप जब उनको रगड़ते हो तो विशेष प्रकार का रंग आपको वहाँ पर लगा हुआ दिखेगा। तो उसी धारियों को वो विभिन्न प्रकार की खनिजों की उनकी धारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये दिख रहा है। तो ये दो खनिज हैं अलग अलग टाइप के, तो उनको जब हमने उनका पाउडर जो है घिसाया तो इस प्रकार से आपको धारियाँ देखने को मिलेगी। आगे है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आगे अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। अब पारदर्शिता जो है ये 3 तरह की हो सकती है। कोई भी प्रकार का खनिज है उनमें ये 3 प्रकार की आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। कुछ तो इस प्रकार के खनिज होंगे जिनके हम आर पार सीधा देख सकते हैं, तो ऐसे खनिज को हम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहेंगे। उसके बाद है पारभासी, जिसके आर पार जो है लाइट जा सकती है लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वहाँ पर आपको जो किरण है वो आपको विसरित होती हुई विस्तृत हो जाएगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जिसकी इस प्रकार के खनिज को हम पारभासी कहेंगे। उसके बाद है अपारभासी, जिनके आर पार जो है किसी प्रकार की भी किरण नहीं जा सकती, तो उसे हम अपारभासी कहेंगे। तो 3 तरह की पारदर्शिता हो सकती है। एक वो जिनके आर पार देखा जा सकता है, एक वो जिनके आर पार लाइट तो जा सकती है लेकिन देखा नहीं जा सकता, और एक वो जिनके आर पार लाइट भी नहीं जा सकती और हम देख भी नहीं सकते। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें, देखिए प्रत्येक खनिज जो हैं वो भिन्न प्रकार के उनमें क्रिस्टल होते हैं, और क्रिस्टल जो है जितने ज़्यादा महीन होंगे, जितने ज़्यादा बारीक होंगे, उतना ही बढ़िया तरीके से कोई भी खनिज जो है उनका स्ट्रक्चर जो है
एक परिपूर्ण तरीके से आपस में जुड़ा होगा, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। ये स्ट्रक्चर ही तय करता है कोई चट्टान कितनी कठोर होगी या किस तरीके से वो कितनी मजबूत है या किस तरीके से वो आसानी से टूट सकती है या नहीं टूट सकती है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उनके गुण धर्मों को भी तय करता है किसी भी प्रकार के खनिज के। तो स्ट्रक्चर जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है विषय है किसी भी खनिज के बारे में जब हम पढ़ते हैं। तो इसमें बता रखा है प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकिरणकारी। तो ये कई प्रकार की बातें यहाँ पर लिख रखी हैं जो आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ। अब प्रत्येक खनिज जो है वो आपको उनके जो टुकड़े हैं बिल्कुल महीन, मध्यम या खुरदरे किसी प्रकार के भी हो मिल सकते हैं और उन्हीं के ही संयोग से बना हुआ पदार्थ खनिज बनेगा, खनिज कहलाएगा। अब ये जो है 3 तरह के हो सकते हैं, या तो उन खनिजों को अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। वो जो खनिज है वो अलग अलग किए जा सकते हैं या उनको उन खनिजों की फॉर्म चेंज की जा सकती है। इस प्रकार के फॉर्म चेंज कर दोगे तो उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। आगे अगर हम बात करें हार्डनेस, कठोरता की, तो सापेक्षित रूप से प्रतिरोध का चिन्हित होना, इसी हम क्या कहेंगे, कठोरता कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे किसी भी मिनरल्स की। अगर हम बात करें तो ये जो खनिज की कठोरता मापने वाला स्केल है इसे हम बोलते हैं मोहो स्केल। क्या कहते हैं, मोहो स्केल। इसे हम क्या कहेंगे, मोहो स्केल कहेंगे, जिससे हम चट्टानों की कठोरता को माप सकते हैं। तो इनकी कठोरता को श्रेणियों में ही विभाजित किया जाता है। तो सबसे कठोर खनिज जो है वो अभी तक माना गया है हीरा, और ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो आप कहोगे हीरा। और ये एक प्रकार से कार्बनिक तत्व है, कार्बनिक, जो जैविक अवस्था में कभी न कभी रहा है। जिस मैटर से हीरा बना है तो ये कभी न कभी जैविक अवस्था में रहा है वो मैटर। आगे अगर हम बात करें अपेक्षित भार की, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो दी गई वस्तु का भार और बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा और पानी के वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा के लिए गए माप को दे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो काफ़ी मुश्किल सी डेफिनेशन दे रखी है जो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन पहले मैं आपको एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन समझाता हूँ। अब देखिए कोई भी खनिज है, कोई भी मिनरल्स हैं, तो उनमें उनका जो वज़न है एक के, अब जैसे कि मान लीजिए आप हीरा है, एक टुकड़ा हीरे का ले लीजिए और उतना ही साइज़ में आप लोहा ले लीजिए और उतने ही साइज़ में आप मरकरी ले लीजिए, तो तीनों का वज़न अलग अलग हो सकता है। तीनों के जो ग्रेविटेशन फोर्स के विरुद्ध काम कर रहा है तो वो अलग अलग हो सकता है, स्थिति चाहे एक ही हो। तो यही ये बात कह रहे हैं, अपेक्षित भार, एक वस्तु उतना ही मैटर हो और दूसरी वस्तु उतना ही मैटर हो तो उनके वज़न में अंतर आ सकता है। तो ये भी एक विशेष प्रकार की जो है विशेषता है जो खनिजों में आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो खनिजों के प्रकारों की बात करते हैं। खनिज जो है मेटेलिक, जिनमें धातु का अंश आपको देखने को मिलेगा, उसे हम मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे और इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बहुमूल्य धातु, प्रेशियस मेटल्स जैसे स्वर्ण है जिनका रेट काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा और इनकी मात्रा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दुर्लभ मिलेगा, जैसे कि स्वर्ण है, चांदी है, प्लेटिनम है। अगर कोई आपसे ये पूछे सबसे कठोर धातु का नाम बताइए तो वो क्या कहेगी, प्लेटिनम।
उसी तरीके से फेरल मेटल जिसमें लोहे का अंश मिलता है। अब लोहे का अंश जिन भी धातुओं में देखने को मिलेगा उनको हम क्या कहेंगे? लौह धातु कहेंगे। आगे अगर हम बात करें अलौह धातु, नॉन फेरल मेटल, माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टरबेंस के लिए। तो आगे अगर हम बात करें अलौह धातु, नॉन फेरल मेटल, तो जिसमें लोहे का अंश नहीं में देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के धातु को हम अलौह धातु कहेंगे या अलौहिक धातु कहेंगे। तो इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम ये सब शामिल है। आगे अगर हम बात करते हैं तो वो है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें धातु का अंश नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पर जो लौह धातु और अलौह धातु में अंतर ये है, लोहे का अंश मिल रहा है तो वो लौह धातु है, लोहे का अंश नहीं मिल रहा है तो वो अलौह धातु है। और इनमें धातु का अंश पाया जाता है। धातु का अंश मतलब इनको हम पीटेंगे चादरें बन जाएंगी तो ये फैल जाएंगी, इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें अधात्विक खनिज की, तो इसमें धातु के अंश जो है वो उपस्थित नहीं होता। जब आप इसको फोड़ोगे, इसके ऊपर इसको मारोगे, इसको जोड़ दोगे तो ये टूट जाएगा, जैसे चौक होता है। तो चौक एक प्रकार से आपका अधात्विक खनिज है। तो आपने स्कूल में देखा होगा चौक, जब हम उसको तोड़ते हैं तो फैलता नहीं है, वो मिट्टी बन जाता है। इसी तरीके से गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट ये सब जो है अधात्विक खनिज हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई उम्मीद के साथ।